गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट डे में हमने पढ़ा था इस बारे में कि इमेज डायग्राम खींचने के लिए कौन कौन से रूल्स चाहिए, कैसे कैसे हम रहे अगर रहे तो कैसे कैसे उसका इमेज डायग्राम खींच सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि भाई कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो गया वो क्या हो गया भाई, हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या हो गया भाई, स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर है। कैसे कैसे हम इमेज को खींचें, सबसे पहला चीज़ ये। तो जब स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है भाई साहब, तो यहाँ पर दो प्रकार का मिरर होगा। पहला क्या होगा भाई, कनकेव, और दूसरा क्या होगा भाई, कन्वेक्स। यानी कनकेव से बनने वाले रे डायग्राम और कन्वेक्स से बनने वाले डायग्राम की बात करनी होगी यहाँ पे। अब आप ये चीज़ जान लें कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों में जो डायग्राम होता है वो अलग होता है। थोड़ा सा पहले इसको जान ले। कनकेव में क्या होता है भाई कि 5 केस में क्या होता है, 5 केसेज में क्या होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। 5 केस में रियल इमेज बनता है। और 1 केस में क्या होता है भाई, वर्चुअल इमेज बनता है। 1 केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन कन्वेक्स की बात करेंगे तो ऑलवेज क्या होता है भाई, ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही इसमें बनता है। एक चीज़ यहाँ याद रखें भैया, हम यहाँ मिरर की बात कर रहे हैं, आप लेंस को ना समझें। लेंस में उल्टा होता है, लेंस में कनकेव वाली चीज़ें कन्वेक्स के साथ होती हैं। तो आप अभी लेंस को ना सोचें, आप मिरर की बात सोचें। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसका है, वो एक्चुअली किसके बारे में है भाई, वो मिरर के बारे में बात हो रही है। तो कनकेव मिरर में 5 केस में क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है भाई, एक केस, कन्वेक्स मिरर में हर केस में वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन कनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, बाकी केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है कनकेव में। क्लियर है। अब अगर हम समझे इस चीज़ को, तो पहला चीज़ आता है, आपको क्या क्या दिखाना पड़ता है, क्या क्या शो करना पड़ता है। पहला आपको दिखाना पड़ता है इसमें कि पोजीशन। दूसरा क्या होता है भाई, साइज की बात करें, दूसरा क्या हो गया, साइज। और तीसरा क्या हो गया भाई, नेचर। यानी जब भी रे डायग्राम की बात आती है तो आपको पहले पोजीशन दिखाना होता है, फिर साइज़ की बात करनी होती है, फिर नेचर की बात करनी पड़ती है, और चौथा क्या हो गया उसका भाई, रे डायग्राम। ये बातें आपको दिखानी पड़ती हैं रे डायग्राम। तो पहले हम वन बाय वन बात करें, ट्रिक की बात करें कि भाई पोजीशन को हम कैसे समझें, पोजीशन कैसे याद रहेगा, कि भाई पोजीशन को कैसे याद रखें कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगा। नहीं, तो पोजीशन को याद करने के लिए मेरे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक ये मैंने खुद से खोज रखा है। आप अगर थोड़ा सा कंसियस होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये ट्रिक आपको भी समझ में आ जाएगी, और बहुत ही आसान ट्रिक है, और बिना किसी कन्फ्यूज़न के ये आपको याद भी हो जाएगा, आप विश्वास रखें। तो एक्चुअली है क्या, जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या है भाई, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम इसको क्या कर दें, इसको रख दें इन्फिनिटी, इसको रख दें फोकस, और बीच में रख दें सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका नाम हम लिख दें यहाँ, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इन्फिनिटी। क्लियर। अब इसको आपको कैसे लेना है, आपको समझना है कि यह 3 स्टेशन के जैसा, जैसे ये मोतिहारी का स्टेशन हो गया, मान लीजिए ये आपका जीवधारा हो गया, ये आपका उसका बाद वाला स्टेशन हो गया। आपको ऐसे ही सोचना है, स्टेशन के रूप में सोचना है। भूल जाएंगे कुछ देर के लिए कि भैया हम फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम बस नाम सोचेंगे कि भैया इस स्टेशन का नाम एफ हो गया, इस स्टेशन का नाम सी हो गया, इस स्टेशन का नाम इन्फिनिटी है। अब मान लीजिए कि आपका अगर ट्रेन, अब स्टेशन है तो ट्रेन की बात होगी, हम मान लें कि भाई एक ट्रेन इधर खड़ी है और एक ट्रेन इधर भी खड़ी है, इसको ओ से बता दिया, ये दूसरी ट्रेन है तो आई से बता दिया, ये पहला ट्रेन, ये भी पहला ट्रेन। कहने का मतलब कि जब ट्रेन आपका इन्फिनिटी पे है, इस स्टेशन पे है, तो इमेज आपका कहाँ बनेगा भैया, फोकस पे बनेगा। बस इतना सा आपका काम हो गया, आपको पोजीशन याद हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसके बाद अब इन्फिनिटी, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ट्रेन अगर इस स्टॉपेज से खुले, आप याद रखें इस स्टॉपेज से खुला, तो वह ट्रेन कहाँ जाके रुकेगा, वो ट्रेन इस दोनों स्टॉपेज के बीच में रुक सकता है या फिर यहाँ रुकेगा।
दो ही जगह रुकेगा, तो हम इस ट्रेन को यहाँ रोक दें, बीच में रोक दें। तो ये वाला ट्रेन भी आगे बढ़ा भाई, ये जब रोका तो इसको देख के ये भी रुक गया, ये ट्रेन भी रुक गई। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। अब ये ट्रेन आगे बढ़ा, अब ये ट्रेन कहाँ रुक गया भाई, यहाँ रुक गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो स्टॉपेज यही है, अगले स्टॉपेज पर रुकेगा। तो ये वाला ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन थी ये भी यहाँ आ गया और ये कहाँ रुक गया भैया, ये यहाँ रुक गया। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यह ट्रेन, ये वाली ट्रेन आगे बढ़ रही है, ये ट्रेन किधर बढ़ रही है भाई, ये इधर बढ़ रही है और ये वाली इधर बढ़ रही है, याद रखेंगे ये वाली इधर बढ़ रही है। अब ये जो ट्रेन है वो कहाँ आ जाएगा भाई, इस दोनों के बीच में आ गया, इस दोनों के बीच में यहाँ आ गया। तो ये वाली ट्रेन भी आगे बढ़ेगी तो ये कहाँ आ जाएगा भाई, ये यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। गौर से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ये यहाँ बन रहा है। कब, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुँच गया, अब इस दोनों के बीच में रुका था, अब जो है सो अगले स्टॉपेज पर रुकेगा, यहाँ रुक गया। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ फोकस पे पहुँच गया, तो आपका ये इमेज वाला भी इधर बढ़ेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो आपका जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता, सॉरी इन्फिनिटी पे बनता है। यानी ऑब्जेक्ट जब फोकस पे हो तो आपका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है भाई, आपका इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे। क्लियर, फिर से एक बार समझ लें। पोजीशन में क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम समराइज़ कर लें, इसको थोड़ा सा हम समराइज कर ले इस डायग्राम से, तो आपको पोजीशन पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज का पोजीशन हम अलग अलग लिख लें। पहला क्या हो गया, यहाँ से देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, एट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, एट फोकस यानी कि एफ पे। दूसरा कंडीशन क्या है, जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, क्या लिख दिया भाई दूसरा, बिटवीन, ये पहला हो गया, ये दूसरा बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट क्या है सी और एफ के बीच में, सॉरी सी और इन्फिनिटी, सी और यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है भाई, तब आपका इमेज बन रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है आपका, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा बात क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है भाई, सी पे हो गया। अब इसके बाद कहाँ पहुँचा था उतनी, सी पे, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है आपका, सी पे बन रहा है। चौथा बात क्या हो गया भाई, चौथा बात हो गया कि जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो क्या क्या इमेज कहाँ बन रहा है आपका, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। और ये पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में हो गया था। अब जो केसेस आती है, ये चार केस तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। और पांचवा केस अब कहाँ हो गया भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाता है भाई, एट फोकस यानी एफ पे, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज बन जाता है आपका एट इन्फिनिटी। क्लियर है, इन्फिनिटी में बन जाता है। ये बातें गौर से देख लें, इस चीज़ को अच्छा से देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप। तो जब एफ पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। अब इसके बाद एक सिक्स कंडीशन, छठा कंडीशन क्या है। अब सोच रहे होंगे कि भैया आपने सारी कंडीशन बोली कि भाई 6 कंडीशन है, ऊपर में लिख रखा आपने कि 5 कंडीशन प्लस एक 6 केसेस, आपने यहाँ 5 केस की बात की। हाँ भाई 5 केस की बात किया, याद है मुझे। अब जो केस है वो अगला केस है। आप याद रखेंगे ये सारा जो केस है ना, इन सारे केसेस में कौन सा इमेज बनता है भाई साहब, रियल इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है भाई, रियल इमेज। इन पांचों केसेस में कौन सा इमेज बनता है भाई साहब, ये रियल इमेज बनता है। अब एक दूसरा कंडीशन आता है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो अगला केस की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा कंडीशन है भाई, कि व्हेन ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाता है कि बिटवीन एफ एंड पी। पी आपको याद होगा, पी मतलब क्या, वही पोल, मिरर का जो मिडिल पार्ट था, मिडिल से सेंटर था, या कहें कि सेंट्रल पार्ट था, या कहें कि मिडिल पार्ट था, उसी को क्या बोला था हमने भाई, पोल बोला था। और पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए कनकेव मिरर में, तो उस समय जो उसका इमेज बनता है वो कहाँ बनता है भाई साहब, वो बनता है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब क्या भाई, मिरर के दूसरी तरफ, मिरर के दूसरी तरफ। अब बिहाइंड वाली बातें शायद आपको कन्फ्यूज कर रही हो, तो समझ ले जरा से बिहाइंड वाली बात क्या हुआ।
आपका ये कनकेव मिरर हुआ, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ये वाला इधर वाला, तो ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये कौन सा हो गया भैया? फ्रंट पार्ट, यानी सामने वाला हिस्सा। ये कौन सा हो गया भाई? फ्रंट पार्ट हो गया। और ये इधर वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया बिहाइंड, यानी कि जिधर आप सिल्वर करते हैं ना, सिल्वर पैनल चढ़ा होता है, वही क्या हो गया भाई? बिहाइंड पार्ट हो गया। यानी कि वर्चुअल इमेज जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे, तब जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। वो किधर बनेगा भैया? बिहाइंड द मिरर, यानी कि इधर बनेगा, इस तरफ। ठीक है, किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात हमको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमने अभी पढ़ा कि भाई रियल इमेज बन गया 5 कंडीशंस में, एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि ये जो पांचों कंडीशन है ना, इस पांचों कंडीशंस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर नहीं होता है, वो मिरर के सामने ही होता है। चाहे वो इन्फिनिटी पे हो या मान लीजिए कहीं पे हो, लेकिन वो मिरर के सामने होता है, ये मिरर के पीछे नहीं होता है। सिर्फ एक कंडीशन में, इस कंडीशन में जब एफ और पी के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तब जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है और मिरर के ठीक पीछे बनता है। तो ये पोजीशन की बात हुई। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको क्या होगा भाई, ये पोजीशन आपको याद हो जाएगा कि भैया कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम कहाँ पे इमेज बनेगा। इस चीज़ को याद करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मैं समझता हूँ कि इस ट्रिक से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जो अगली बातें उठती हैं, वो अगला बात उठता है क्या चीज़ का भाई? अगला बात उठता है साइज़ का। अगला बात क्या उठता है? दूसरी बात क्या है भाई? साइज़ का, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ हम कैसे पता करें। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है भाई, वही बातें, डायग्राम ही खींचेंगे हम। ये एफ हो गया, यहाँ क्या हो गया भाई? सी हो गया, और ये क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी। आप याद रखें कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ये जो पोजीशन है ना, ये वाली यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे साइज इक्वल होता है ऑब्जेक्ट का, और इमेज का साइज क्या होता है भाई? इक्वल होता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होगा। और याद रखिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के तरफ जाता है, जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाता है ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज का साइज इंक्रीज करता है। नहीं तो क्या हो जाएगा भाई? पहला पॉइंट क्या हो गया कि एट सी क्या हो गया? सी पे क्या हो गया? साइज जो है सो इमेज का और ऑब्जेक्ट का इक्वल होता है। दूसरी बात क्या हो गई कि एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स एफ from C, then the size of image increases, बढ़ता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप C के बाद रखेंगे, वैसे वैसे इमेज का साइज क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे इस तरफ रखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर आपका इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए जरा सा कि ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आपने जैसे यहाँ रखा है, तो इस समय जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ रखा है। यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट डायरेक्शन में रखेंगे आप, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का साइज बढ़ेगा, और ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट तरफ रखेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे, तो इमेज का साइज छोटा होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब देखिए, तो दूसरी बातें क्या हो गई कि एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सिंबल में कर दिए, इन्फिनिटी कहाँ से भाई? फ्रॉम एफ, इन्फिनिटी मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी फ्रॉम एफ, क्या होता है उस समय? द साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज, डिक्रीजेज घटता जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे इक्वल है, तो जैसे जैसे इधर जाता जाएगा वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा। मतलब यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका साइज उतना छोटा नहीं होगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो बहुत छोटा होगा, यानी यहाँ सबसे छोटा होगा। जैसे से इधर जाएगा वैसे वैसे साइज घटता जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाता जाएगा वैसे साइज बढ़ता जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है आपका तो साइज क्या है? इक्वल है। और अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से थोड़ा सा आगे गया तो इधर क्या है भाई? जैसे जैसे इधर जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज करता है। याद कीजिए,
यानी कि सी से जैसे जैसे आप राइट के डायरेक्शन में जाएंगे साइज इंक्रीज करता जाता है। मतलब अगर सी और एफ के बीच में हुआ तो इमेज का साइज लार्ज होगा, और अगर वहीं पे ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख दिए एफ पर, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ गया एफ पर, तो उस समय क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, यानी कि यहाँ पे छोटा होगा और उससे ज़्यादा छोटा यहाँ पे होगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रखेंगे तो इमेज क्या होगा, डैमिनिस्ड होगा, और यहाँ जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज का साइज हाईली डैमिनिस्ड होगा। तब इमेज का साइज क्या हो जाएगा भाई, हाईली डैमिनिस्ड होगा। यानी कि इस चीज़ को, इसी बात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि when object is placed in the right in the right of C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के दाहिने अगर रखें, दाहिने तरफ रखें, तो क्या बताया भाई, इधर अगर यहाँ इक्वल और इधर क्या होगा, इंक्रीज। आप हमेशा अपने दाहिने हाथ का यूज करते हैं ना भाई, खाना खाने के लिए और काम के लिए, अधिकांश काम के लिए तो दाहिने हाथ का यूज करते हैं, राइट हैंड। तो राइट में इंक्रीज आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अधिकांश के लिए दाहिने का, यानी दाहिना चीज़ क्या हुआ भाई, मेन चीज़ हो गया। तो यानी इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और इधर लेफ्ट पार्ट में क्या आएगा तो भाई डिक्रीज करेगा, घटेगा। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द राइट ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा भाई, देन द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज, बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम यही रख दें, क्या रख दें इसको कि व्हेन the object is placed in the left of C, the size of image decreases। क्या होता है भाई, घट जाता है, इमेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही है कि साइज आपको समझ में आ गया होगा कि साइज, अब आपने पोजीशन जान लिया कि भैया पोजीशन क्या है, आपको ये पता चल गया कि साइज क्या है। अब जो अगला बात आता है, वो अगली बातें क्या आती हैं, कि वो अगली चीज़ें आती हैं किस चीज़ का, वो आता है पोजीशन। देखिए मैंने आपको यहाँ बता रखा था, यहाँ मैंने आपको बताया था, वहाँ आप गौर से देख लीजिए। पहला क्या था, पोजीशन, दूसरा क्या था, साइज, और तीसरा क्या है भाई, नेचर। नेचर का मतलब क्या हुआ भाई, नेचर मतलब कौन सा, वो फल फूल पेड़ पौधे, नहीं भाई साहब वो नेचर नहीं। नेचर का मतलब हुआ इमेज। इमेज आपका कैसा बन रहा है, इमेज रियल हो रहा है या वर्चुअल बन रहा है, इस टाइप की बातें, वो हो गई आपका नेचर का बात। तो अब थोड़ा सा हम नेचर की बात करें भाई, ऑब्जेक्ट का नेचर का बात करें। तीसरी बातें जो उठती हैं वो क्या है भाई, नेचर। तीसरा क्या है भाई, नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का नेचर नहीं भाई साहब, इमेज का नेचर। ये हो गया आपका तीसरा बात। क्या बात करें भाई, कनकेव की बात कर रहे हैं। तो नेचर में तो यही बताना है भैया कि रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। तो मैंने अभी आपको बता रखा है, क्या बताया भाई, आप याद कीजिए, ये जो आप लाइन स्टेशन खींच रहे हैं, 3 स्टेशन, ये जो 3 स्टेशन आप खींच रहे हैं ना, इस तीनों कंडीशन में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सब कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, रियल इमेज बनेगा। एट ऑल पोजीशन, एट ऑल पोजीशन क्या होगा भाई, रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ भाई, जब आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो भी रियल इमेज, ऑब्जेक्ट को जब आप बिटवीन रखेंगे क्या भाई, जब आप इन्फिनिटी एंड सी के बीच में रखेंगे तो भी इमेज क्या होगा भाई, तब भी रियल इमेज, तब भी क्या बनेगा, रियल इमेज। तीसरी बात क्या भाई, जब आप ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, एट सी रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तब भी रियल इमेज। जब आप बिटवीन क्या कर देंगे भाई, जब बिटवीन आप करेंगे सी एंड एफ, तब भी क्या बनेगा भाई, रियल इमेज ही बनेगा। और जब आप एफ पे रखेंगे, एट एफ, जब एफ पर रखेंगे तब भी कौन सा इमेज बनेगा भाई साहब, रियल इमेज बनेगा। कन्फर्म है, ये 5 कंडीशंस में रियल इमेज ही बनेगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है। अब वो कंडीशन कौन सा है, वो कंडीशन होता है भाई साहब इसके बाद। आप जानते हैं, याद कीजिए कि मिरर में एफ के अलावा भी कुछ होता है। याद कीजिए, यही आपका कनकेव मिरर है, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका पोल हो गया। अब आप इसको एफ बोल दिए, इसको सी बोल दिए, तो ठीक है भाई, एफ के बाद भी तो पोजीशन है। हमने यहाँ तक आके स्टॉप कर दिया, यहाँ पे लास्ट रखा था, ये वाला एफ यहाँ पर रखा था, इसके बाद एफ और पी के बीच में हो तो क्या होगा, तो उस समय वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या है कि बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी,
तब क्या होगा भाई साहब, देन द इमेज विल बी वर्चुअल। क्लियर? ये बात कन्फर्म हो गई कि भाई इमेज वर्चुअल कब बनेगा कनकेव में, जब उसको P और F के बीच में रखा जाएगा। आपको जान के खुशी होगा कि सैलून वगैरह में इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को इसी बीच में रखा जाता है जिससे उसका इनलार्ज ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनता है, और इनलार्ज इमेज बनता है तो चीज़ें सही से दिखती हैं, बाल काटना में आसानी होता है, और कोई बात नहीं है भाई साहब। ऐसा थोड़ी कि आपका फेस का बड़ा सा इमेज बना के कोई कार्टून बनाना है। तो करना क्या है कि भाई जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस समय जो इमेज बनता है वो कौन सा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है वो। अब जो अगली बातें उठती हैं वो अगला बात है डायग्राम। अगली बातें क्या है भाई, डायग्राम। अब डायग्राम हम खींचेंगे प्रत्येक पोजीशन के लिए, तो जरा सा हम डायग्राम को देख ले। पहला पोजीशन क्या था भाई, फर्स्ट केस क्या था, इसमें 6 केसेज हैं, तो पहला केस फर्स्ट में क्या हो गया, ये किसके लिए है, ये भी आप लिख दीजिए, ये कनकेव मिरर के लिए है। केस फर्स्ट में क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी एट इन्फिनिटी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो भाई साहब, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, आपका ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे, उस समय क्या होती है। ठीक है, गौर से देखिए, इन्फिनिटी के समय में क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो ये आपका क्या है, ये आपका कनकेव मिरर है। ये क्या है भाई, कनकेव मिरर है। अब ये इसका पोल हो गया, ये एक लाइन है, कौन सा लाइन है याद कीजिए, ये कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है भाई। अब जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी पे मतलब क्या, बहुत दूर, जब बहुत दूर रहेगा तो उस समय जो कंडीशंस होंगे वो कंडीशन कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का होगा, और उससे जो रे आएगा, आप जानते हैं कि याद कीजिए रे डायग्राम का रूल, कि जो मेन एक्सिस के पैरेलल कहाँ से गुजरेगा भाई, एफ से गुजरेगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, एफ से गुजरेगा। और दूसरा बात, चूंकि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है इसीलिए थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। तो ये जो रे आएगा इधर इस तरफ से पैरेलल, ये क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब याद कीजिए रे डायग्राम वाला दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि अगर पैरेलल होगा तो तिरछा हो जाएगा, और यहाँ भी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। वो तिरछा कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। तो इसको भी आप कहाँ से गुजार दीजिए भाई, इसको भी आप पास करवा दीजिए इसके एफ से। ठीक है, एफ से पास करवा दिया, तो कहाँ इमेज बन गया भाई, कहाँ बना, एफ पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख दिया, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जब इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और क्या देख रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि मेन एक्सिस से इमेज का साइज, डायग्राम में कैसे इमेज का साइज की बात करेंगे, डायग्राम इमेज की साइज का मतलब हो गया मेन एक्सिस से कितना ऊपर कितना नीचे है। यहाँ तो मेन एक्सिस पे हो रहा है, इसका मतलब हो गया हाईली डायमिनिस्ट, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा, पॉइंट साइज लगभग लगभग। क्या हो गया इसका मतलब, हाईली डायमिनिस्ट, यानी बहुत छोटा बन रहा है। यहाँ पे यहाँ जो बन रहा है वो एक्सट्रीमली डायमिनिस्ट का है, कि बहुत छोटा बन रहा है। अब याद कीजिए कि जब इमेज रियल बनेगा, जब इमेज रियल बनेगा तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इमेज जब रियल बनेगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और जब वर्चुअल बनेगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो यहाँ आपको पहले जानकारी मिल चुकी है कि 5 कंडीशन में ना आप कुछ सोचना ही नहीं है, हमें 5 कंडीशन में हमें कुछ सोचना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि भैया ये अगर इस स्टॉपेज के बीच में कहीं भी हो तो रियल इमेज बनेगा। तो कन्फर्म है भाई साहब, यहाँ क्या बनेगा, रियल इमेज। आप देख लें, मैंने बताया था कि सी से इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, सी से इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो भाई यहाँ से तो स्टार्ट ही कर रहा है, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ रहेगा तो इमेज क्या बनेगा, हाईली डेफिनिस्ट, बहुत छोटा बनेगा। तो लिख दीजिए इसको, इमेज क्या हो गया, रियल इमेज, और क्या होगा भाई, एंड इन्वर्टेड। अभी बताया आपको कि रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड। दूसरा क्या होगा भाई साहब, दूसरा हो जाएगा हाईली डायमिनिस्ड। हाईली डायमिनिस्ट क्या हो गया भाई, मतलब छोटा, डायमिनिस्ट। ठीक है, साइज में। पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करें दूसरे केस का, भाई साहब दूसरे केस की बात कर लें। दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, याद कीजिए फट से, इन्फिनिटी के बाद आगे बढ़ा था भाई, इन्फिनिटी से आगे बढ़ा था कहाँ गया था, सी और एन इन्फिनिटी के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट क्या हो भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट बी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है भाई साहब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। अब इस समय देखें कि भाई साहब क्या बातें होती हैं जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो आप याद रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट तरफ अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। मतलब क्या, मतलब कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर इसके बीच में ही है ना, तो सेंटर से लेफ्ट पार्ट में ही है ना, तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा भाई। सोचने वाली कौन सी बात है, रियल बनेगा, कंफर्म है रियल। और क्या होगा भाई, छोटा होगा। और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तीन बातें तो ऐसे ही पता चल जा रही हैं। डायग्राम खींचने के लिए रूल्स बताएं, बस उस रूल्स को फॉलो करना है, खट बखट डायग्राम खींचा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या था भाई साहब आपका, क्या है कि ये क्या है, फोकस हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये मान लें कि इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ इन्फिनिटी लिख दिया, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लिख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ भाई, बहुत दूर। अब सी के बाहर का जो भी दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, उसको इन्फिनिटी बोल दिया। सी से बाहर है, बियॉन्ड सी है, तो उसके बाद क्या है, सी से बाहर है तो भाई वो क्या हो गया, सी हो गया, और इन्फिनिटी हो गया, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट को आपने रखा है कहाँ, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी कि सी से बाहर रखना है। इन्फिनिटी और सी के बीच में मतलब सी से बाहर रखना है, सी पर नहीं रखना है, रख दिया। तो आप याद कीजिए कि पहला रे मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और ये जो रे मेन एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगा भाई, एफ से गुजरेगा। क्लियर है, कंफर्म है। एक बात और याद कीजिए कि एक दूसरा रे, डायग्राम में बताया था रूल्स ऑफ डायग्राम में, कि एक रे जो पैरेलल होगा वो एफ से गुजरेगा, और दूसरा रे कहाँ से गुजरता है भाई, दूसरा रे गुजरता है सी से, और वो भी बिना डेविएट हुए। ये मिरर हमने थोड़ा सा छोटा ले लिया, हमें और बड़ा लेना चाहिए था, क्योंकि सी थोड़ा सा इधर ले लिया, नहीं तो इधर लेना पड़ेगा। खैर मैं आपको यहीं से मिला के दिखाऊँ अगर मिल जाए। हाँ थोड़ा सा इसको इधर कर दें, खैर छोड़िए, मिरर को ही बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये मिरर आपका थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें आप, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए बढ़िया से। अब जो यहाँ जो सी से जो रे पास कर रहा है, वो रे क्या होता है एक्चुअली भाई, जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस चला जाता है। जिस रास्ते से वो आ रहा है उसी रास्ते से वापस चला जा रहा है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा। अब ये मत पूछ बैठना कि भाई क्यों नहीं होगा, चलो बता ही देता हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना, ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर नॉर्मली ये जो है सो रे मतलब इंसिडेंट होता है। आप जानते हो कि जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो भैया यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे नॉर्मली तो गिर ही रहा है, तो यानी कि इसके बीच में क्या है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए कोई डेविएशन नहीं होगा। दो लाइन के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल बने तो इसका मतलब क्या है भाई, कोई डेविएशन नहीं होगा, एक ही पर दूसरा होगा। तो ये जो रे है वो क्या होता है, जो सी से पास करता है उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता, ये जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस चला जाता है। और देखिए यहाँ जहाँ ये गौर से आप देखें इस चीज़ को, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, कि ये दोनों रे आपस में जहाँ एक दूसरे से मिल रहा है वहीं पे क्या बनता है भाई साहब, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसी पार्ट में क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है। अब बातें हमारे सामने उठती हैं कि भैया ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है। तो ये तो यहाँ से कंफर्म है कि रियल बनेगा, छोटा बनेगा, और देखने से भी आपको नज़र आ रहा होगा। और से देखिए, अगर नहीं पता चला तो चश्मा लगा के देखिए। यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा भाई, इमेज है। देखने से लग रहा है ये बड़ा है, इसकी तुलना में ये छोटा है, नहीं ये स्मॉलर है। चलिए एक चीज़ और याद रखिए कि मेन एक्सिस के जब भी नीचे इमेज बनता है, बिलो द मेन एक्सिस अगर इमेज बन रहा हो तो भाई वो रियल ही होगा, और देखने में भी उल्टा लग रहा है, उल्टा ही होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो पहला चीज़ क्या पता चल गया भैया कि इमेज कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और साइज कहाँ भाई, किधर है, सी से लेफ्ट में है कि राइट में, लेफ्ट में है, तो साइज क्या होगा भाई, स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, स्मॉलर। या इसी को आप उसमें डायमिनिस्ट यूज कर रहे थे, इसमें भी डायमिनिस्ट ही कर दीजिए, लेकिन उसमें हाईली डायमिनिस्ट लिखा था, इसमें सिर्फ डायमिनिस्ट, क्योंकि भाई सी और एफ के बीच में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तीसरा कंडीशन है आपका, वो तीसरा कंडीशन क्या है, जब इन्फिनिटी और सी के बीच में था तो ये दूसरा था। अब तीसरा क्या होगा, जब सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो केस थर्ड की बात करें, अब हमने क्या करना भाई, केस थर्ड की बात करना है। केस थर्ड में क्या हो कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट बी एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी पर हो, तब कौन सी बात है। अब यहाँ गौर से देखिए, यह क्या है आपका, कनकेव मिरर है, ये क्या है आपका भाई, पोल है।
और जब पोल है तो आप जानते हैं कि एक फोकस होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट को आपको यहीं पे रखना है, कोई बात नहीं। ये जब ऑब्जेक्ट को आपने सी पर रख दिया तो एक रे तो पैरेलल जाएगा, कन्फर्म है। पैरेलल था तो ये मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐप से गुजर गया। लेकिन अब दूसरे रे की कन्फ्यूजन हो रही है कि भैया दूसरा रे कहाँ से, यहाँ तो सी पे नहीं था तो सी से गुजर गया, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सी पे हमने रख दिया है। तो जब हमने ऑलरेडी इसको रख दिया है सी पे, तो फिर दूसरा इमेज दूसरा रे कहाँ से गुजरे, तो गुजरेगा भाई मिरर में, या तो पी से गुजर सकता है, एफ से गुजर सकता है, सी से गुजर सकता है, पी से गुजर सकता है। तो सी से नहीं गुजर सकता है तो क्या हुआ, अगर घर का एक दरवाज़ा बंद हो तो क्या दिक्कत है भाई, छत कूद के फान जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई साहब, पाँव टूट जाएगी। मतलब दूसरे दरवाजे की तलाश करें आप, सी से नहीं गुजर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा रे कहाँ से गुजर जाएगा भाई, एफ से। अब याद कीजिए मैंने बताया था कि अगर ये तिरछा आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। अब गौर से देख लीजिए, ये बेचारा क्या हो गया भाई, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा रे डायग्राम थोड़ा सा तिरछा हो गया, एक्चुअली हमने एक्यूरेट डिस्टेंस लेके नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं, आप समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सी पर इमेज बन गया। ये दोनों रे जहाँ पे मिला, दोनों रे, ये रे और ये रे आपस में जहाँ पे मिल रहे हैं, वहीं पे इमेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और ये भी मेन एक्सिस के चूँकि नीचे बन रहा है, ये इमेज भी कहाँ बन रहा है, मेन एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए यह इमेज भी क्या होगा, रियल इमेज ही होगा और इन्वर्टेड ही होगा। तो पहला बात क्या हो गया इसमें कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। और दूसरा क्या होगा भैया, साइज क्या होगा, डायमिनिस्ट, हाईली डायमिनिस्ट, या क्या होगा, नहीं भाई साहब इक्वल होगा, बताया ना सी पे, सी ही तो मेन चीज़ है भाई, सी पर तो इक्वल है, उसी से तो लेफ्ट राइट करना है। तो सी पर क्या हो जाएगा भाई, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। क्लियर, तीन कंडीशंस क्लियर हो गई। अब इसके बाद चौथा कंडीशन क्या है भाई, कि अब सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाए, तो अब हम चलिए चौथे कंडीशन की तरफ। चौथा कंडीशन में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाए आपका सी और एफ के बीच में आ जाए तो क्या बातें होंगी, चलिए उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। अब आता है चौथा कंडीशन, तीन बातें हमने समझ ली। अब चौथा कंडीशन क्या था भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन, कहाँ था अभी, सी पे था तीसरा में, तो चौथा में कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी बिटवीन सी एंड एफ, सी मतलब समझ रहे हैं ना आप, सी मतलब केयर करने वाला और एफ मतलब जो है सो फेंकने वाला नहीं भाई। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ मतलब फोकस, नहीं ये बातें याद रखेंगे, गलत बातें सोच लेते हैं आप लोग। तो अब जो है सो यहाँ क्या है भाई, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपने रखा है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को एक मिरर खींच दें, सबसे पहले क्या करें, एक मिरर खींच दें, एक मिरर खींच दिया हमने। चलिए भाई इसको कलर कर दिया, सिल्वर पैनल चढ़ा दिया भाई, ये हो गया पोल इसका। अब हमने क्या करना है भाई, एक रेखे से ना, यहाँ क्या हो गया आपका एफ हो गया, इसका यहाँ क्या हो गया सी हो गया। आपको ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ भाई, बिटवीन सी एंड एफ, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, सी और एफ के बीच में रख दें। ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया। अब क्या करना है, अब वही काम करना है भाई, एक रे जो होगा सो क्या होगा, पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाने के बाद कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। थोड़ा सा तिरछा हो रहा है भाई, स्केल नहीं है तो क्या करो, थोड़ी सी परेशानी हो जा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो है सो आपका कहाँ हो गया, ये इस प्रकार से। तो जो पैरेलल रे है वो कहाँ से गुजरेगा भाई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से। और दूसरा रे, अब आप वही वाली बात याद कीजिए भैया, हम ये सी से आगे चले आए हैं, तब इस दरवाजे के पीछे कौन जाता है, जो मकान छूट गया उसमें घुसने का क्या, अगला मकान की तरफ देखे ना भाई, तो आगे क्या है, एफ है। तो सीधी सी बात है कि दूसरा रे भी जो आपका होगा वो कहाँ से गुजरेगा, वो आपका गुजरेगा एफ से। दूसरा रे भी जो आपका है वो कहाँ से गुजरेगा, एफ से। और ये आप जानते हैं कि ये जब इधर आ रहा है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह क्या होगा, तिरछा है। तो याद कीजिए रूल्स जो मैंने बता रखा था आपको, वो रूल्स मैंने क्या बताया था कि जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल हो जाएगा। और जब यह पैरेलल हो जाएगा तो ये इस प्रकार से कहाँ बनेगा इसका इमेज, इसका इमेज बनेगा आपको यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। कहाँ बन जाएगा, सेंटर, आप इसको देख लीजिए गौर से, यहाँ बन रहा है ये इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर इमेज इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और दोनों रे जहाँ पे मिला वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब आप याद कीजिए, अब सी से आप लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं,
देख लो भाई, सी यहाँ है तो इधर राइट जा रहा है ना, तो इमेज क्या होगा, बड़ा या छोटा। पहले तो नेचर की बात कर लें, तो इमेज क्या होगा, रियल। ये तो कन्फर्म है सभी केस में, सिर्फ एक को छोड़ के, ऐप तक रियल ही। रियल एंड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज। और दूसरा साइज़ की बात करें तो वो साइज़ क्या होगा, जरा सा साइज़ की बात बताएं। अब साइज़ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब साइज़ क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा और इमेज का साइज़ क्या होगा भाई, बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, कि बिगर इमेज विल बी फॉर्म्ड, या ऐसे लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज विल बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट। देखने से भी लग रहा है, आप यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को, यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा नज़र आ रहा है, और गौर से देखिए, और इमेज क्या है आपका, बड़ा नज़र आ रहा है। यानी कि साइज ऑफ जो इमेज हो गया वह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। ठीक है, 4 कंडीशंस की बात हम लोगों ने कर ली। अब अगला कंडीशन की बात करें तो वो कौन सा कंडीशन है भाई, 5वां कंडीशन। अब कहाँ पे होगा, अब याद कीजिए सी और एफ के बीच में हमने रख दिया। अगला स्टॉपेज कौन सा, अगला स्टॉपेज एफ। एफ मीन्स फोकस। अब जो 5वां कंडीशन है क्या है, कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बी एट एफ, फोकस पे हो जाए, उस समय उसका इमेज किस प्रकार से बनेगा। ठीक है भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। एक चीज़ तो कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है भाई, कि इमेज रियल बनेगा, ये कन्फर्म है। एफ तक, यही तो लास्ट स्टॉपेज पी। आपने यहाँ खींच दिया, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया एफ, और ये आपका हो गया सी। ये सी बड़ा सावधानी से लेना पड़ता है, ये मिरर का सेंटर जान के, लेकिन हम लोग अंदाजी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है भाई साहब, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऐप पे रखना है। रख दीजिए ऐप पे, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिया ऐप पे। पहला चीज़ क्या करेंगे, पहला चीज़ वही वाली बात भाई, मेन एक्सिस के लिए क्या होगा, पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाने के बाद कहाँ से जो गुजरेगा, मेन एक्सिस। याद कीजिए, जो मेन एक्सिस से जो पैरेलल होता है वो ऑलवेज ऐप से ही गुजरेगा, दूसरा जगह से नहीं। दूसरी जगह से एलर्जी है भाई साहब को, बस ऐप से ही गुजरना है, दूसरी जगह नहीं। और दूसरा डे कहाँ से गुजरेगा भाई, अब तो ऐप पर भी रख दिया, एक रे गुजर भी गया ऐप पे से, एक रे ऐप से गुजर गया। अब दूसरा रे को ऐप से कैसे गुजरेगा भाई, कैसे गुजरेगा, पैरेलल था तो तिरछा हो गया तो गुजर गया कैसे भी। अब इसको कैसे गुजारेंगे, आप नहीं गुजार सकते ना। तो दूसरा रे सी से ही गुजरेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा रे जो है सो वो कहाँ से गुजरेगा, आपका सी से ही गुजरेगा। और ये इस प्रकार से कुछ आपका गुजरेगा, ये इस प्रकार से, देखिए गौर से, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये रे इधर जा रहा है और फिर इधर से ही वापस आ रहा है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वापस आ जा रहा है। देखिए जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस पाथ में जा रहा है, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ पे वापस आ जा रहा है। यहाँ भी हम बना दें एक सुविधा के लिए, ताकि आपको पता चले। ये इधर आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा, ये इधर आ रहा है, और ये पहले इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा है डायरेक्शन के लिए। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों लाइन क्या है भाई, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बारे में आपने मैथ में पढ़ रखा हो, कभी नहीं मिले। लेकिन भैया इसके अलावा भी ये कंसेप्ट है पैरेलल लाइन का। वो ये है कि पैरेलल लाइन का मतलब हो गया कि बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाके वो मिल सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्टेंस। तो मतलब क्या हो गया भैया, जब इन्फिनिटी पे जाके बनेगा तो उस समय जो इमेज बनेगा वो क्या, आपको याद कीजिए कि सी से जैसे जैसे राइट तरफ आते हैं इमेज बढ़ता है साइज। तो भैया लास्ट स्टॉपेज कहाँ, एफ ही है ना। तो एफ पे जाएगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा इमेज बनेगा। तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, क्या होगा भाई, बोलो आप, क्या होगा, रियल होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड कन्फर्म है, इन्वर्टेड होना ही होना है। और दूसरा क्या होगा भाई, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। तो क्या हो गया भाई, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ए मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये आपका 5 कंडीशन था। ये जितने कंडीशन थे ये ऑल कंडीशंस किसके लिए थे भाई, रियल इमेज के लिए थे। अब जो लास्ट कंडीशन है 6th कंडीशन कनकेव मिरर का, वो कौन सा भाई, वो है वर्चुअल इमेज के लिए। ये सिर्फ एक ही कंडीशन वर्चुअल इमेज बनता है। और वो कौन सा कंडीशन, मैंने आपको पहले बता रखा है कि अब रियल की बात खत्म हो गई। रियल की बात वही 5 तक, वो पांडव वाली बात याद है भाई, 5 पांडव, तो वो सब रियल थे। अब इसमें एक हम लोग महाभारत में अगर इंटरेस्ट हो तो आप जानते हैं एक दुर्योधन भी उसका भाई था। हाँ वही था शायद भाई। अगर उसको भी महाभारत का कोरोना वायरस लेके महाभारत का प्रकोप भी चल रहा है, प्रभाव भी चल रहा है, लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। आप भी देखें तो 5 पांडव ये भाई रियल वाली बात, और एक दुर्योधन, दोनों का नेचर अलग था। तो वो क्या हो गया भाई, वर्चुअल इमेज की बात करें तो ये छठा कंडीशन वही
दुर्योधन वाली बात। ये बीच में क्या हो गया भाई, ये बीच में क्या हो गया, पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपको, ऑब्जेक्ट रखना है आपको एफ और पी के बीच में। आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो आपका सी कहाँ, सी थोड़ा सा पीछे। अब ये देखिए, ये लाइन जो पैरेलल जा रहा है, आप जानते हैं कि ये जो मेन एक्सिस के पैरेलल होता है वो कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, ऑब्वियसली एफ से गुजरेगा भाई, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है इतनी, ऑब्वियसली एफ से गुजरेगा। ये देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा इमेज छोटा हो रहा है इसलिए आप कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है मेन एक्सिस के, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से गुजरेगा, एफ से गुजर गया। और दूसरा रे कहाँ से गुजरेगा, तो दूसरा रे आपका गुजरेगा सी से। दूसरा रे कहाँ से गुजरेगा, दूसरा रे गुजरेगा सी से, सी से गुजर गया। तो ये देखिए, ये जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग हो सकता है लेकिन पाथ सेम होगा, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, उसी रास्ते से क्या हो गया भाई, वापस आ गया। और जब आप इस दोनों रे को, क्या बताया था हम वर्चुअल इमेज के बारे में, मैंने क्या बताया था कि जब ये क्या होता है भाई, इमेजनरी लाइंस को मिलाने से बनते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, आप इसको गौर से देख लें, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये जो पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन, इस लाइन को अगर आप गौर से देखें, कि इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा चाहें कि पीछे की तरफ बढ़ा दें, सोचें कि मान लीजिए अगर पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करें तो क्या होता है, तो आप जैसे ही बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इसको दोनों को बढ़ाते जाएंगे, तो ये एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर आके कट गया, मिल गया, लग रहा है कि भाई इस पॉइंट से ये लाइन आ रहा है। तो भाई साहब जहाँ पे ये मिल गया ना, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, और ये कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा, कितना बौना है इसके सामने, और इमेज कितना बड़ा, एकदम से बाहुबली की तरह, वो खली की तरह एकदम से नहीं। तो यानी इस समय जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। और वर्चुअल रहेगा तो याद रखें इरेक्ट होगा ही होगा। अब यही मिरर के क्या हो गया, बिहाइंड हो गया। ये सभी इमेज मिरर के फ्रंट यानी सामने में बन रहा था, ये क्या हो गया, मिरर के बिहाइंड। तो क्या हो जाएगा इसका, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो पहला बात क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर पहला बात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और दूसरी बातें क्या होंगी, दूसरी बात क्या होगा भाई, इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। आप पहले जानते हैं कि रियल वाली बात खत्म हो चुकी है। और वर्चुअल इमेज एंड क्या होगा भाई, इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड, सॉरी यहाँ कर दे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। और तीसरी बात क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, तो मैग्नीफाइड इमेज, इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये बातें हो गई कनकेव मिरर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कनकेव मिरर में रे डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और होप कि ऐसे मैंने प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा पाऊँ, क्योंकि ये अत्यंत के लिए बहुत ही विधि है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, कि कंसेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमेशा मेरे चैनल को, यानी कि द रियल डेस्टिनेशन को, द रियल डेस्टिनेशन को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों यानी 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभी लॉकडाउन लेके सबका एजुकेशन प्रभावित हुआ है 100%, तो आप उनके बीच में इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि आपके थ्रू वो भी इस चीज़ को जान पाएँ, और उनके स्टडी में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको, मैं जानता हूँ कि मैं उसको दूर नहीं कर सकता, बट दूर करने के में थोड़ी सी मदद की जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कन्वेक्स की, और उसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन, मिरर फार्मूला, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा ही लगेगा, कन्फर्म। तब तक के लिए बाय बाय।